हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना बायोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो क्रोमैटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री के ऊपर है। मेनली इसमें हमें मॉलिक्यूल्स को अलग अलग डिफरेंशिएट करना होता है, तभी हम उनको प्यूरिफाई कर पाते हैं। इसी पे हमारी क्रोमैटोग्राफी चलती आ रही है और इसमें कुछ टेक्निक्स है अलग अलग, तो उन सबको भी हम इसमें कवर करेंगे। थोड़ा लंबा चैप्टर है, टाइम लगेगा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों बनते हैं इससे, तो इसी हिसाब से इसको हम तैयार करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स को स्टडी करने के लिए उनका प्यूरिफिकेशन करना पहले ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह की इम्प्योरिटीज होती हैं। इसमें हमारे जो की मेथड्स हैं वो क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री होगी। दोनों टेक्निक्स बायोमोलिक्यूल को प्योरीफाई और एनालाइज करने के लिए यूज होती हैं। क्रोमेटोग्राफी को हम डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक्स है जिसमें मॉलिक्यूल्स मोबाइल और स्टेशनरी फेज के बीच सेपरेट होते हैं। इसका जो मेन प्रिंसिपल होता है वो ये है कि मोबाइल फेज गैस या लिक्विड होता है और उसमें सैंपल मिक्स होता है, और स्टेशनरी फेज में फिक्स्ड पोरस मटेरियल जिसमें सेपरेशन होता है। मैं आपको बताता हूँ, कल भी हमने पढ़ा था क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं। एक सैंपल, उसमें हमने सॉलिड या लिक्विड जो भी अपनी फॉर्म डाली है उसको डाला हुआ है, फिर हम उसको कैपिलरी सेटअप में लगाते हैं। कैपिलरी सेटअप में क्या होता है, एक जो उसके अंदर का मटेरियल है, अगर वो लिक्विड है तो वो कैपिलरी के अंदर ऊपर राइज करता चला जाएगा और उस वैल्यू को हम नोट कर लेते हैं, और इसी से हमारा सेपरेशन हो जाता है। अगर वो गैस फॉर्म में होगा तो भी वो मूव करेगा, ठीक है, और बाकी जो सैंपल है वो वहीं के वहीं फिक्स हो जाएगा, यानी दोनों में सेपरेशन हो जाएगा। ये होती है हमारी मेन क्रोमेटोग्राफी। यानी कि एक हमने मिक्सचर लिया, उसमें से आधा सैंपल उधर निकाल दिया, आधा वहीं फिक्स रह गया। अब कंपोनेंट्स देख लेते हैं। कंपोनेंट्स क्रोमेटोग्राफ के क्या होते हैं। इसमें तो एक मोबाइल फेज की सोर्स होती है, एक सैंपल होता है, एक सैंपल इंजेक्टर हो गया, एक सेपरेटिंग कॉलम हो गया, एक डिटेक्टर हो गया जिससे रिटेंशन टाइम निकलता है, और रिकॉर्डर और एनालाइजर। ये बेसिक है, इतना ही आना चाहिए। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रास क्रोमेटोग्राफी, इसमें जो हमारा मोबाइल या जो जो फेज मूव करता है वो गैस फॉर्म में होता है, और ये मेनली यूज होता है फैटी एसिड्स को डिटेक्ट करने के लिए। यानी फैटी एसिड्स को सैंपल के अंदर मिक्स होंगे वो, जब उसमें हम ट्रीटमेंट करेंगे, क्रोमेटोग्राफी करेंगे, तो फैटी एसिड्स कैपिलरी में ऊपर चढ़ जाएगा, उसको हम डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लेंगे और कंप्यूटर पे उसकी वैल्यू नोट हो जाएगी। ठीक है, अब लिक्विड क्रोमेटोग्राफी देखते हैं। इसमें हमारा जो फेज होता है वो लिक्विड हो जाता है, और इस ये मेनली एचपीएलसी और एफपीएलसी के लिए होता है। इसमें सीधे सीधे लिक्विड कैपिलरी में चढ़ेगा, ऊपर मूव हो जाएगा, जहाँ पे वो स्टॉप कर देगा मूवमेंट उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, उस वैल्यू को लिख लेंगे। अच्छा, फिर आ गई हमारी जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। इसमें साइज की बेसिस पे सेपरेशन होता है, यानी कि हर चीज जेल फॉर्म में है, लेकिन कि जो सबसे छोटी होगी वो सबसे आगे जाएगी, जो उससे बड़ी होगी वो उससे रहेगी, ऐसे सिक्वेंशली वो सेपरेट हो जाते हैं। फिर हो गया आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ये चार्ज के बेसिस पे होती है और इसमें हम मेनली कैटाइंस और एनाइंस निकालते हैं। फिर आगे हमारी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ये स्पेसिफिक बाइंडिंग के लिए होती है। एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन या एक दूसरे से चिपकने की मटेरियल्स की टेंडेंसी। तो इसमें एंटीबॉडी लिगैंड भी यूज हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे से एफिनिटी रखता है, तो हम पहले को रखते हैं जिससे वो उससे अट्रैक्ट हो और उनका प्यूरिफिकेशन हो जाए। फिर आ गए हमारे मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जो एटम्स मॉलिक्यूल्स के मास और उनकी कंसंट्रेशन को मेजर करता है। तो मास में, जैसे नाम ही बता रहा है, नाम से आप याद कर लीजिए, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में मास और कंसंट्रेशन मेजर होती है। इसका प्रिंसिपल ये होता है, मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पे सेपरेशन हो जाएगा यूजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे मास स्पेक्ट्रोमीटर के। इसमें जो सोर्स होती है वो आयंस प्रोड्यूस करती है, एनालाइजर मास के हिसाब से आयंस को सेपरेट कर देगा, और डिटेक्टर सिग्नल बना देगा कि ये चीज इतनी है, ये चीज इतनी है। टाइप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ईएसआई, टीक्यू, इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन। इसमें आयंस को प्रोड्यूस और एनालाइज करता है यूजिंग 3 क्वाड्रोपोल्स, Q1, Q2, Q3। ये कॉम्प्लिकेटेड है और स्टूडेंट्स को दिक्कत भी आएगी टाइप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, लेकिन एक एक लाइन आप याद कर लीजिए, इतना भी लिखाएंगे शॉर्ट में तो चल जाएगा। माल्टीटॉफ, ये लेजर बेस्ड सॉफ्ट आयनाइजेशन टेक्निक है। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट एनालाइजर के थ्रू वेलोसिटी के बेसिस पे आयंस डिटेक्ट होते हैं। अच्छा, यूजेस ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री देख लेते हैं। क्या है, सिमिलर सेगमेंट फ्रेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। यानी कि कोई हमने मिक्सचर बना रखा है, उसमें काफी सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ होंगे, एक साइज के होंगे, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से वो अपने साइज के हिसाब से ही अरेंज हो जाएंगे।
और इसमें मल्टीपल आयन सोर्सेस कंबाइन करके यूज़ किए जा सकते हैं, ये भी होता है क्योंकि इसमें मेन मास का रेशो है। और ये जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है हाईली सेंसिटिविटी इसकी अच्छी होती है, रेजोल्यूशन भी बहुत होता है और रोबस्ट होता है, यानी इट इज़ एन एडवांस टेक्निक। और मेनली ये एनवायरमेंटल, पेट्रोलियम, मेटल्स और बायोलॉजिकल सैंपल एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। तो ये हमने ये टॉपिक भी ख़त्म कर लिया है और आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल जो हिस्टोलॉजी है वो थ्योरेटिकल हिस्टोलॉजी से काफ़ी अलग है, क्योंकि यहाँ आपको क्रैमिंग नहीं करनी है, यहाँ पे आपको चीज़ें समझनी है जिससे कि आप उनको यूज़ कर सकें। मेजरली जो टॉपिक्स में हमारे चैप्टर्स हैं वो उन सब चैप्टर्स की ऑलरेडी हम मशीन्स या एनालाइजर्स आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि जितना डिटेल इसमें दिया हुआ है उतना आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये पता हो जाएगा कि जो एनालाइजर, ऑटो एनालाइजर लैब में लगा हुआ है वो कैसे काम कर रहा है। तो आपको उसकी वैल्यूज सही आ रही है, गलत आ रही है, इसमें कोई वेरिएशन आ रहा है, वो आप आगे जाके पकड़ पाओगे। तो इसीलिए इन सब चैप्टर्स की को अगर आप ढंग से स्टडी करेंगे तो प्रैक्टिकल में भी आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे जब आप लैब खोलेंगे या लैब में काम करेंगे। और आप इनको अगर थोड़ा थोड़ा ही पढ़ के जाएंगे कि उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे और ऐसे ही कर रहे हैं, तो इसमें होगा क्या कि आपको जाके जब आप किसी अगर हायर सेंटर पे गए तो वहाँ तो इतने सारे ही ऑटो एनालाइजर होते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे काम कर रहे हैं और क्या इनका फंडामेंटल बेसिस है। और हायर सेंटर्स में सब जगह स्पेक्ट्रोमीटर, क्रोमेटोग्राफ, माइक्रोटोम सब चीज़ अवेलेबल होती है। तो लर्निंग को अगर आप लर्निंग की तरह लेंगे तो बहुत आपको बेनिफिट होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।